नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गैसीय नियम। दोस्तों बता दें कि 5वें चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं, और उसमें आज के पहले लगभग 5 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 6वीं वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैसीय नियम क्या होता है। दोस्तों एक एक करके गैसीय नियम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायल का नियम। अब दोस्तों बात आती है कि बायल का नियम क्या होता है, और उसके बाद फिर पढ़ते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या होता है, उन दोनों नियमों को जोड़ देते हैं तो आदर्श गैस समीकरण आता है, और आदर्श गैस समीकरण पर आधारित हमसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। दोस्तों बता दें कि सबसे पहले बायल का नियम पढ़ेंगे हम लोग, और बायल का नियम कब लागू होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बायल का नियम कब लागू होता है, तो आंसर है कि जब तापमान स्थिर हो। तापमान स्थिर का मतलब क्या होता है कि तापमान 0 के बराबर हो। मतलब अगर पहले तापमान T1 हो और फिर बाद में तापमान T2 हो और दोनों का डिफरेंस 0 आए, तब हम उसे कहेंगे या तो समान ताप पर या तो स्थिर ताप हम कह सकते हैं। समान ताप इसलिए कहेंगे कि दोनों बराबर रहेगा, तो दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब या तो समान ताप कहें या तो स्थिर ताप कहें या तो डेल्टा T बराबर 0 कहें, तीनों बात एक बराबर है। मतलब बायल का नियम कब लागू होता है, जब तापमान स्थिर हो या जब तापमान समान हो। तो अब देखिए बात आगे बढ़ेगी। बायल ने क्या कहा था, उनकी कही गई बात को ही नियम कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V उसके परम दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, मतलब कि 1/P, इसको हम कहेंगे दाब के क्या होता है, आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अब अगर हम बात करें इनकी बायल के नियम को लिखने वाली क्या बात करेंगे, तो लिखने वाली भाषा सुनिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही बायल का नियम है। अब बायल के नियम का अगर गणितीय रूप देखेंगे या समीकरण वाला रूप देखेंगे तो क्या होगा, इसको समझते हैं। अब देखिए अगर V प्रोपोर्शनल टू 1/P हो गया, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाकर हम एक नियतांक लगाते हैं। अब देखिए आगे उस नियतांक का क्या नाम होगा। देखिए ये हो गया V आयतन, इसको हटाना है तो एक नियतांक लगाना है, और यहाँ पर एक नियतांक लगा देते हैं हम R, इसी को हम कहते हैं गैस नियतांक। और यहाँ पर इसको हटा करके गैस नियतांक लगा दिए। अब यहाँ पर हो गया 1/P, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बटे 1 कर दें, गुणा कर दें, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, हो जाएगा V बराबर R/P। ये भी क्या है, बायल्स का नियम है। कभी कभी क्या करता है, 4 ऑप्शन देता है, इसी तरह से किसी में कुछ लिख देगा, किसी में कुछ लिख देगा, किसी में ये लिख देगा। पूछेगा कि इसमें से बायल्स का नियम है, तो आपको सही नियम देख करके टिक करना होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसको हम /1 करके ये भी लिख सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपका इधर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा PV बराबर R एकम R। तो ये भी आपका क्या है, बायल्स का नियम है, आपको ध्यान से समझना है। अगर इसी तरह से अगर कोई गैस हो, अगर पहली बार कोई गैस लिया गया हो जिस पर लगने वाला दाब P1 हो, अगर उस पहली बार जो गैस लिया गया उसका दाब अगर P1 हो और अगर उसका आयतन V1 हो, और उसी तरह से बाद में क्या हो जाता हो, P2 हो जाता हो दाब, और बाद में आयतन क्या हो जाता हो, V2, तब क्या होता है, मतलब कि दो गैसों के लिए अगर इस बायल्स के नियम के समीकरण को लिखना है तो आप लिखेंगे P1V1 बराबर P2V2, और दोनों का गुणनफल क्या होता है, स्थिर होता है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो यह भी बायल का नियम है, यह भी बायल का नियम, और यह भी बायल्स का नियम है, यह आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं R क्या है, जहाँ R बराबर गैस नियतांक है, गैस नियतांक है, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, गैसियस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 0.0821 लीटर वायुमंडल करके होती है। मात्रा आपको मैं बाद में याद करा दूंगा, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली अगर कहिए तो इस तरह से R की वैल्यू से मतलब आपको, ठीक है। R क्या है यहाँ पे, तो R है आपका गैसीय नियतांक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगर आप R का अगर वैल्यू मतलब मात्रक निकालना भी चाहते हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल करके ऐसे होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, बात आती है कि अब दूसरा नियम कौन सा है। मतलब चलिए ग्राफ देख लेते थोड़ा, बायल के नियम पर आधारित ग्राफ भी पूछ लेता आपसे, ठीक है। बायल के नियम पर आधारित ग्राफ, नियम पर आधारित ग्राफ देखिए क्या कैसे पूछता आपसे, ग्राफ से क्वेश्चन। तो देखिए ग्राफ कभी कभी आपको कैसे कैसे देता है, देखिए अलग अलग तरीके से देता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये ग्राफ कैसे समझे हम। ग्राफ के आधार पर देखिए क्या होता है। देखिए
ये आप जानते हैं, ये आपका मूल बिंदु होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम मान लीजिए यहाँ पर दिखा रहे हैं 1/p को इधर दिखा रहे हैं, 1/p को इधर दिखा रहा है, और इधर हम किसको दिखा दे रहे हैं, v को। इधर की वैल्यू ऐसे बढ़ेगी और इधर की वैल्यू ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। मान लीजिए अगर इस तरह से वैल्यू बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 1/p और v के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तब कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम ग्राफ कैसे समझते हैं, सबसे बड़ी बात है ये देखिए, अगर हमारा यहाँ पर 1 है या 10 है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 20 है, यहाँ पर क्या है 30 है, और यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है 20 है, आयतन है तो लीटर में होगा या मिलीलीटर में होगा, आपके हिसाब से है 30 है। तो अब देखिए अगर इसका मान 10 होगा ना, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये मतलब ये हो जाएगा, मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं 1/p का मान अगर 10 ले रहे हैं तो इसका भी मान उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका भी मान कितना हो जाएगा 10। अगर इसका मान 20 होगा तो इसका मान भी 20 हो जाएगा, अगर इसका मान 30 होगा तो इसका मान भी 30 हो जाएगा। मतलब कैसे होगा, अगर इसका मान 1/p का मान अगर 10 है तो यहाँ आ गया पॉइंट, अगर इसका मान 20 हो गया इसी तरह से तो इसका मान भी 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ अगर इसका मान 30 हो गया इस तरह तो इसका भी मान 30 हो जाएगा, मतलब यहाँ काट देगा। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे आप तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। अब आप इसको समझते हैं तो इस तरह बनाते हैं, इसको आप अगर इस तरह से बना दे तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। ये क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, और ये क्या है v है, ये इधर की ओर है और ये इधर की ओर है, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु 0 हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ग्राफ। कभी कभी क्या होता है देखिए इस तरह से बना देता है, मतलब v को इधर दे देगा, 1/p को इधर दे देगा, तब भी आपका इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए ग्राफ को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से बनता है। तो यही आपका क्या है, कुल मिलाकर बायल का नियम है। अगर हम बात करते हैं कि ये P1 क्या है, P1 क्या है, जहां लिखे थे R क्या है, R गैस नियतांक है, R गैस नियतांक है। ये P1 क्या है, V1 क्या है, P2 क्या है, V2 क्या है। तो P1 पहली गैस पर लगने वाला दाब है और V1 पहली गैस का आयतन है, ठीक है। P2 दूसरी गैस का दाब है और V2 दूसरी गैस का आयतन है, और R क्या है, सबके लिए गैसीय नियतांक है। R को हम सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है किसके नियम में, बायल्स के नियम में। अब बात करते हैं चार्ल्स के नियम में, ठीक है। चार्ल्स का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम देखिए, चार्ल्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दाब को स्थिर किया था। किसको स्थिर किया था, दाब को। तब क्या हो गया आपका डेल्टा P बराबर 0। इसको हम समान दाब भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर P1 P2 पहली बार दाब काम कर रहा है P1, दूसरी बार दाब काम कर रहा है P2, और अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, ठीक है, अगर दोनों समान दाब रहेगा, P1 P2 का मान समान रहेगा, तो P2 में से P1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो चाहे डेल्टा P 0 हो, चाहे P1 P2 का मान बराबर हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, समान दाब या स्थिर दाब पर। इन्होंने क्या कहा था कि जैसे जैसे गर्माएंगे वैसे वैसे आयतन बढ़ेगा। मतलब अगर किसी चीज को जैसे हम मुंह से फुलाते हैं गुब्बारा, तो जितना फुलाते हैं उतना फैलता है, जितना फुलाते हैं वो इतना फैलता है। उसी तरह से इन्होंने कहा था कि अगर गैस है, गैस को अगर हम गरमा रहे हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो उससे उसके कण और दूर दूर जाएंगे, मतलब उसका आयतन और बढ़ेगा। तो उसी बतिया को इन्होंने नियम बना के कह दिया। क्या कहा, चार्ल्स नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा था अपने नियम में, कहा था कि जब दाब स्थिर होगा तब जितना गरमाएंगे, ठीक है, उतना उसका आयतन बढ़ेगा। मतलब कि किसी भी गैस का, फिर से सुनिए, स्थिर दाब पर या समान दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। यही फिर से सुनिए, चार्ल्स के नियम में क्या लिखेंगे, स्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। अब देखिए क्या होगा, अगर इसको आप सही करेंगे, ठीक है, मैथ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तब आप इस प्रोपोर्शनल को हटा के एक नियतांक लगाते हैं, जो गैसीय नियतांक है R, उसको लगा देंगे और यहाँ पर T कर देंगे। ये हो गया क्या आपका चार्ल्स का समीकरण, ठीक है, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का समीकरण कह सकते हैं आप इसको। अगर आप T को इधर ले आना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, V/T बराबर R। ये इस तरह से अगर कहीं एक्सप्रेशन दे दिया तो ये भी क्या रहेगा, चार्ल्स का नियम रहेगा। अगर आप ये V1 T1 कर दें, मतलब एक गैस के लिए हो गया। अगर दो गैसों के बीच का रिलेशन पूछा जाएगा तो V1 T1 बराबर V2 T2 हो जाएगा, बराबर R हो जाएगा। ये भी क्या है रिलेशन, ये भी कौन सा रिलेशन है, ये भी आपके दो गैसों के लिए चार्ल्स का नियम है या चार्ल्स के गैस का नियम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर बात करते हैं हम आदर्श गैस समीकरण की, किसकी बात करते हैं, आदर्श गैस समीकरण की, तब दोस्तों क्या होता है, देखिए जब बायल्स और चार्ल्स के नियमों को आपस में मिला देंगे,
तब जो नयका पैदा होगा ना उसी को कहेंगे आदर्श गैस समीकरण। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब इस समीकरण को पैदा करने के लिए दो इक्वेशन आपको मिलाना पड़ेगा। कौन कौन सा? बायल और चार्ल्स के नियम को। अब देखिए अगर सिंपली हम थोड़ा सा मिलाते हैं, क्या मिलाएंगे? यहाँ का रिलेशन यहाँ से मिलाएंगे, ठीक ना। V प्रोपोर्शनल टू 1/p, मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/p ये कौन पैदा किया था? बायल्स ने, समीकरण नंबर 1। दूसरा कौन पैदा किया? V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू 2 किसने पैदा किया था? चार्ल्स ने। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मिला दिया, V इस पर भी इस पर भी, दोनों को मिला दिया, तो दोनों में V किस पर कर रहा है? V कर रहा है, T पर कर रहा है, T पर कर रहा है और 1/p पर कर रहा है। अब देखिए इसको हटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा R और ये हो जाएगा T और ये हो जाएगा 1/p। अब देखिए इधर ये 1 की जगह पे क्या हो जाएगा? RT, ये 1 की जगह पे हो जाएगा RT/p। अब देखिए बटे 1 करके त्रिय गुणा कर दीजिए, त्रिय गुणा करेंगे तो PV और RT एक कम RT, मतलब PV बराबर RT आ जाएगा, PV बराबर RT। चलिए अब इसको ले लेते हैं, इसी पर बात करेंगे। सारा जो जड़ है ना यही है, मतलब इस लेसन में कहीं भी अगर बात आएगी तो इसी पर जब बात आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए इसी बात को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, तभी ये चीज बहुत जगह काम आएगा। ये समीकरण आपको बहुत जगह काम आने वाला है और बहुत से न्यूमेरिकल इसी पर सॉल्व होते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितनी राज की बात छिपी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहीं से सारा मैटर शुरू होता है, PV बराबर RT। अब देखिए ये क्या है? अगर आपसे ये पूछा गया तो आप इसको कहेंगे यही आदर्श गैस समीकरण का सूत्र है। आदर्श गैस समीकरण है, ऐसे लिख दीजिए, यही आदर्श गैस समीकरण है। अब देखिए इसके आगे बात बढ़ती है क्या? बहुत आगे बात है। अब आप समझिए जरा ध्यान से। देखिए इसको सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हो गया PV/T बराबर R। ये आपसे पूछा जाएगा ये किस तरह का समीकरण है या किसका नियम है, तो आप कहेंगे यही आदर्श गैस समीकरण है। अगर ये एक गैस के लिए है, सपोज करिए अगर एक गैस के लिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? P1V1/T1, ठीक है। ये आपका हो गया एक गैस के लिए, ठीक है। अगर दो गैसों की बात आएगी तो इसी तरह हो जाएगा P2V2/T2 बराबर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये आपका कौन सा समीकरण हो गया? यही आदर्श गैस समीकरण है। यह आदर्श गैस समीकरण है, यह भी आदर्श गैस समीकरण है। देखिए ये भी आदर्श गैस समीकरण है, ये भी याद रखना है। ये भी आदर्श गैस समीकरण है, ये भी आदर्श गैस समीकरण है। और इसी समीकरण को दो तरीके से लिखने की बात किया हूं मैं। तो देखिए एक हो गया ये और दूसरा क्या हो गया भाई? देखिए ये यहाँ पर एक है, 2 2 2 है। अगर इसी तरह से n हो जाए तब, n मतलब 3 4 5 10 20 कुछ भी, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? तब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे? PV बराबर NRT। अब देखिए यहाँ लिखते हैं जहाँ पर n क्या है? n क्या है? गैस के अणुओं की संख्या, गैस के अणुओं की संख्या। अब देखिए यहाँ पे जो अणुओं की संख्या है ना, इसमें राज है। अणुओं की संख्या नहीं लिखना है, मतलब क्या लिखना है? मोलों की संख्या। मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं अणुओं की संख्या, लेकिन अणुओं की संख्या पे जगह पे क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या, और यहीं से बात और बढ़ जाती है। अब देखिए गैस के अणुओं की संख्या चाहे मोलों की संख्या, अब बात और बढ़ जाएगी। अब क्या बढ़ेगी बात? देखिए लफड़ा होगा। क्या लफड़ा होगा? n बराबर होता है, केमिस्ट्री में जब आपको शुरू में पढ़ाया गया होगा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, तब आपको वहां पे बताया गया होगा कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। अब देखिए n बराबर, n मतलब क्या? मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स है। तो पदार्थ का भार, भार मतलब हो गया वेट, अपान क्या हो जाएगा? भार बटे अणु भार, अणु भार मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपका हो गया नया समीकरण। इसको मान लीजिए, देखिए ये हो गया आपका एक समीकरण, समीकरण नंबर 2 हो गया, ये हो गया 3 समीकरण, और ये हो गया आपका चौथा समीकरण, ये हो गया आपका 5वां समीकरण, ये हो गया आपका 6वां समीकरण, ये हो गया आपका 7वां समीकरण। और इसमें जब ये 8वें समीकरण का मान भर देंगे तब ये हो जाएगा 9वां समीकरण। और n की जगह पे क्या रख देंगे? W/m रख देंगे, ठीक है। देखिए W/m हो गया, R × T हो गया। अब देखिए यहाँ पर जहां ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? पहले 9 समीकरण हो गया। जहां अब देखिए यहाँ पे आ गया W क्या है भाई? पदार्थ का भार, जिस पदार्थ की हम बात करेंगे, ठीक है, उसका भार ले लेंगे, ठीक है। m क्या है? पदार्थ का अणु भार या आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई? अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि आखिरकार ये बातें कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया समीकरण नंबर 9। अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं
देखिए द्रव्यमान बटा आयतन भी होता है ना, आपका घनत्व होता है, तो अभी यही बात आपको घनत्व में बदली जाएगी, ठीक है। अच्छा छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आदर्श गैस समीकरण लिख देंगे। उपरोक्त समीकरण ही आदर्श गैस समीकरण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों समीकरण है, ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए न्यूमेरिकल तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इतनी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए बता रहे हैं कि अगर आपको सारी चीजें ध्यान से समझ में आई होंगी तो आप न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों बता दें कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में तो शेयर भी जरूर करिए, और तुरंत अभी का अभी सब्सक्राइब करिए अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, वादा करता हूँ आपसे, और आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की भी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे।